नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर चारू गुप्ता है। मैं एक गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट एंड हेपेटोलॉजिस्ट हूँ। आज हम बात करेंगे कोलोनोस्कोपी के बारे में। कोलोनोस्कोपी क्या होती है? कोलोन यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी का वो हिस्सा है जो हमारे एनस यानी कि जहाँ से हम स्टूल पास करते हैं उस एरिया से शुरू होकर जाकर हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ अटैच होता है, जिसको हम लार्ज बाउल लार्ज इंटेस्टाइन भी कहते हैं। नॉर्मली ये 1.5 मीटर लंबा ऑर्गन है। इसको दूरबीन से देखने की प्रक्रिया को हम कोलोनोस्कोपी कहते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस या क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने होते हैं कोलोनोस्कोपी कराने से पहले? नॉर्मली हमारे कोलोन के अंदर यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल प्रेजेंट होता है। स्टूल यानी कि मल, लैट्रिन प्रेजेंट होती है। तो यदि हम उसके अंदर कैमरा लेकर जाएंगे तो हमें सिर्फ स्टूल दिखाई देगा, कुछ भी और नहीं दिखाई देगा। तो हमें एक दवाई लेनी होती है जो नॉर्मली पाउडर फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, जिसको हम तकरीबन 2 लीटर पानी में मिक्स करके टेस्ट के आइडियली 1 रात पहले या 4 से 6 घंटे पहले पीते हैं, जिससे हम बार बार स्टूल पास करते हैं। तकरीबन 12 से 15 बार स्टूल पास करने की ज़रूरत पड़ती है, जिससे हमारी इंटेस्टाइन बिल्कुल क्लीन हो जाती है, उसमें स्टूल बिल्कुल भी नहीं रह जाता। और ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका रीज़न बड़ा सिंपल सा है। हमें कैमरा ले जाकर अंदर बड़ी आंत के देखना होता है कि हमारी बड़ी आंत की जो लाइनिंग है, म्यूकोजा है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसके अंदर कोई परेशानी तो नहीं है। यदि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर स्टूल प्रेजेंट होगा तो डॉक्टर जब कैमरा ले जाकर देखेगा तो उसको ढंग से नहीं दिखाई देगा। कुछ इंपॉर्टेंट लीजन्स, कोई परेशानी, कोई बीमारी अगर है उसमें तो वो मिस हो जा सकती है। दूसरा, अगर रास्ता साफ नहीं होगा तो कॉम्प्लिकेशन के रिस्क भी बढ़ जाते हैं। तो हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोलोनोस्कोपी करने से पहले प्रिपरेशन प्रॉपरली ली जाए। और प्रिपरेशन लेने के बाद भी हमें कम से कम 2 से 3 घंटे वेट करना चाहिए प्रोसीजर कराने से पहले, क्योंकि कई बार प्रोसीजर कराते हुए हमें उल्टी जैसा महसूस हो सकता है। तो यदि हमारे पेट के अंदर बहुत सारा पानी होगा या दवाई होगी तो वॉमिटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर अगर हम खून पतला करने की दवाई लेते हैं तो हमें अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए कि क्या हम वो टेस्ट से पहले ले सकते हैं, बिकॉज कुछ भी अगर हमें अंदर प्रोसीजर करने की ज़रूरत पड़ती है कोलोनोस्कोपी के टाइम पे तो वो करना मुश्किल होता है। यदि हमें किडनी की परेशानी है या हार्ट हमारा वीक है तब भी हमें इस बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम फिर इतना ज़्यादा फ्लूइड इंटेक नहीं कर सकते हैं। फिर सवाल ये आता है कि क्या ये प्रोसीजर पेनफुल है? बहुत से लोग हैं जिनको किसी वजह से डॉक्टर ने कोलोनोस्कोपी के लिए एडवाइस किया होता है, लेकिन वे डर के नहीं करा पाते हैं कि ये प्रोसीजर बहुत पेनफुल है। कोलोनोस्कोपी कुछ हद तक पेनफुल होता है बिकॉज हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्ट्रेट नहीं है कि हम गए कैमरा लेकर सीधा सीधा देख पाए। उसमें बहुत सारे 3 से 4 जगह मेजर टर्न्स आते हैं। तो जब हमारा स्कोप वो टर्न्स लेता है तो स्वाभाविक रूप से कुछ समय के लिए 15 to 20 सेकेंड्स के लिए नॉर्मली पेन होता है। अनबियरेबल तो नहीं होता बट डिसेंटली सिवियर होता है। अगर हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं तो ये विदाउट मेडिसिन भी कराया जा सकता है। यदि हमें इस चीज़ से डर है कि हमें पेन नहीं होना चाहिए तो हम अंडर सिडेशन भी ये प्रोसीजर करा सकते हैं, जिसको हम कॉन्शियस सिडेशन कहते हैं, जो एक बहुत ही शॉर्ट टर्म एनेस्थीसिया होता है जिसको हम अपनी वेन्स के थ्रू, नसों के थ्रू दे सकते हैं। प्रोसीजर के ड्यूरेशन में आपको पता भी नहीं चलता है और प्रोसीजर कराने के 5 से 10 मिनट बाद इंसान को होश आ जाता है। 1 से 2 घंटे बाद वे घर भी जा सकते हैं और वो एनेस्थीसिया रिलेटिवली काफ़ी सेफ होता है। कोलोनोस्कोपिक इंडिकेशंस 2 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है डायग्नोस्टिक, दूसरी है थेरेपेटिक। डायग्नोस्टिक मतलब कि कुछ बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए हम कोलोनोस्कोपी की मदद ले सकते हैं, जैसे कि ब्लीडिंग पीआर हो, लैट्रिन के रास्ते ब्लड आ रहा हो, तो हम कोलोनोस्कोपी की मदद से ढूंढ सकते हैं कि किस वजह से ब्लीडिंग हो रही है। फिर ऑल्टर्ड बाउल हैबिट्स, यानी कि जो स्टूल है वो नॉर्मल ना आना, या तो ज़्यादा कब्ज बनना या ज़्यादा दस्त होना। इन दोनों कंडीशंस में भी कोलोनोस्कोपी हमारी मदद कर सकता है परेशानी ढूंढने में। फिर आता है कॉन्स्टिपेशन विद वेट लॉस, यानी कि कब्ज है या दस्त है और एकदम से वजन घट जाए, उसमें हमारी हेल्प हो सकती है। पेन एब्डोमेन, यानी कि पेट में दर्द होना और कोई कारण ना मिले, हमने अल्ट्रासाउंड कराया है, सीटी कराया, एंडोस्कोपी करी, हमें कोई कारण नहीं मिल रहा तो कई बार हमें कोलोनोस्कोपी में भी उसका कारण मिल जाता है। फिर आता है खून की कमी होना, यानी कि आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, आयरन की कमी है तो उसमें भी हमें कोलोनोस्कोपी विद एंडोस्कोपी कर देखनी चाहिए कि किस वजह से हमारी बॉडी आयरन लूज कर रही है, हमें आयरन की इतनी ज़्यादा कमी क्यों हो रही है। फिर आता है स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी का रोल, यानी कि कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, क्या हमें तब भी कोलोनोस्कोपी कुछ हेल्प कर सकती है? सो एज पर द CDC गाइडलाइंस, जिसकी भी उम्र 45 साल से यानी 45 ईयर्स से ज़्यादा की हो, उनको अपना एक
कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए, और यदि वो नॉर्मल आती है तो हर 10-10 साल के इंटरवल में उनको एक बार कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। हमारी इंडिया में ये कॉन्सेप्ट इतना प्रेवलेंट नहीं है, हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट वेस्ट में ये एक बहुत ही कॉमनली फॉलोड रिजीम है जिसको हम स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी कहते हैं। फिर स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी का रोल उन लोगों में भी आता है जिनकी फैमिली हिस्ट्री है कोलॉन कैंसर्स की, कि घर पे किसी को फर्स्ट डिग्री रिलेटिव के अंदर कोलॉन का कैंसर है, तो उनको भी स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी करानी चाहिए। उनको जो एज ऑफ स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी है, स्टार्ट ऑफ स्टेज ऑफ स्क्रीनिंग कोलोनोस्कोपी, वो डिपेंड करती है कि उनका जो फैमिली पर्सन है उनको किस एज में हुआ था। उनको जिस एज में हुआ था उससे 10 साल पहले आपको शुरू कर देनी चाहिए, या फिर 40 साल की उम्र में शुरू कर देनी चाहिए, विच एवर इज अर्लियर, एंड दैट हैज़ टू बी डन एट द इंटरवल ऑफ 5 years। उनको जिनकी फैमिली हिस्ट्री, उनको हर 5-5 साल के गैप में कोलोनोस्कोपी ज़रूर करानी चाहिए। फिर आते हैं कुछ थेरेपेटिक इंडिकेशन, यानी कि क्या हम कोलोनोस्कोपी की मदद से किसी बीमारी का इलाज भी कर सकते हैं। सो देयर आर फ्यू कंडीशंस जिसमें कोलोनोस्कोपी थेरेपेटिक भी हो सकती है, जिसको हम कहते हैं इंसिजनलेस सर्जरी, मतलब बॉडी में कहीं कोई स्कार नहीं है, फिर भी हम कुछ परेशानियों का हम कोलोनोस्कोपी की मदद से इलाज कर सकते हैं। जैसे कि पॉलिप्स बन जाते हैं। पॉलिप एक छोटी गांठ होती है जो फ्यूचर में कैंसर का रूप ले सकती है। हम कोलोनोस्कोपी की मदद से पॉलिपेक्टमी यानी उस पॉलिप को बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। फिर कुछ प्री कैंसरस लीजन्स होते हैं जिनको हम लेटरल स्प्रेडिंग ट्यूमर्स भी कहते हैं, उसको हम स्पेशल आजकल साइंस एंडोस्कोपिक एडवांसमेंट्स हैं जिनको हम थर्ड स्पेस एंडोस्कोपी कहते हैं, जिसमें ESG और EMR आता है, उसकी मदद से उन बीमारियों को कम्प्लीटली रिमूव कर सकते हैं और कैंसर बनने से रोक सकते हैं। फिर किसी को ब्लीडिंग की प्रॉब्लम है किसी वेसल की वजह से या किसी अल्सर की वजह से, तो हम कोलोनोस्कोपी की मदद से उस ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। बहुत सारी टेक्निक्स हैं, कुछ स्पेशल क्लिप्स आती हैं जिनसे हम उस ब्लीडिंग को परमानेंटली रोक सकते हैं। पहले उस चीज़ के लिए हमें बड़ा ऑपरेशन करा के आंत का वो हिस्सा कटवाना पड़ता था, बट अब कोलोनोस्कोपी की मदद से हम उस चीज़ का इलाज कर सकते हैं। फिर जो बवासीर यानी हेमोरॉइड्स होते हैं, इंटरनल हेमोरॉइड्स होते हैं, उसकी ब्लीडिंग अगर दवाइयों से कंट्रोल ना आ रही हो तो हम कोलोनोस्कोपी की मदद से हेमोरॉइड्स का भी इलाज कर सकते हैं। फिर हम स्ट्रक्चर डायलिटेशन भी कर सकते हैं, यानी किसी वजह से अगर आंत का जो ल्यूमेन है यानी आंत का जो रास्ता है वो सिकुड़ गया है, तो हम कोलोनोस्कोपी की मदद से बिना सर्जरी की तरफ जाए भी उस रास्ते को खोल सकते हैं, जिसको हम स्ट्रक्चर डायलिटेशन कहते हैं। और ये प्रक्रिया हम पूरे लार्ज इंटेस्टाइन में कहीं पर भी कर सकते हैं। इनफैक्ट जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन का जंक्शन है, जो लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसमें भी कोलोनोस्कोपी की मदद से स्ट्रक्चर को डायलेट कर सकते हैं। यदि इस विषय में आपके और कोई सवाल हो तो आप कमेंट पे नीचे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।